नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट, यूपीटेट और सभी स्टेट की टेट परीक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन की ये वीडियो, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण 30 सवाल जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। किंतु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न में शामिल किए हैं उनके व्याख्यात्मक हल भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे, उसमें गाया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर है डी, अजमेर में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं। हजारों लोग हिंदू इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। यहाँ पर इस समय पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजधानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3, हानिकारक पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। यूवीए, यूवीबी, यूवीसी और उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन ये थे, तो सही आंसर है यूवीसी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों का सामान्यतया उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती हैं, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवीए, यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं: जीन परिवर्तन, पौधों की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना और सनबर्न आदि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। इसके ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। सही ऑप्शन है कवक। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक यानी प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मृदा यानी मिट्टी, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है ए, गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर, होम ऑफ एशियाटिक लायन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई है। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, WWF से आशय है। पहला है वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही आंसर है सी, WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 7 है, गंगा नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों और कई बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाप ग्लेशियर से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3000
900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर की है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और 4 ऑप्शनों में जो सही आंसर है वो है बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के माप से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह जल बोर्ड वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है और विश्व का भूगोल के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है चारों विकल्पों में से सी, एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कृपया वीडियो को अभी लाइक करते चलें। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 मित्रों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ऑप्शन सही है सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चिमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या साम्पू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है मित्रों, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और मांसाहारी। तो इसका सही उत्तर है बी, मांसाहारी। घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ठीक है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जीवितारी को क्रम इस प्रकार दे रखा है। आप देख लीजिए, यहाँ पर घास टिड्डा खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद मेंढक जो है टिड्डे को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता। सर्प मेंढक को खा जाता है, तृतीय उपभोक्ता। गिद्ध मांसाहारी होता है और वो सर्प को खा जाता है। तो एक यहाँ पर हमें खाद्य श्रृंखला बना के दिखाई है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक के रूप में हमें टिड्डा दिखाया गया, द्वितीय के में मेंढक, तृतीय में उपभोक्ता में सांप, अंतिम उपभोक्ता जो हमें बाज दिखा रखा है। उसके बाद अब घटक की बारी आती है, कवक, और उसके बाद पोषक तत्व मिलते हैं उत्पादक को, यानी घास फूस एसेट्रा या हमारे प्लांट्स। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न है मित्रों 12वां, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? इसका आंसर है बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सी की दर से घटता जाता है। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। संयुक्त राष्ट्र परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी, 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य निम्नलिखित हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। प्रश्न नंबर 14 है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम, और सी आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए और आरएनए। तो सही विकल्प है बी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोश के शोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाणित चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। प्रश्न नंबर 17 है मित्रों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सही विकल्प है डी, पश्चिम बंगाल में। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 18, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1960, 1962, 1972 और 1975। सही विकल्प है 1972 ऑप्शन नंबर सी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, आशवन, किण्वन और स्टेरिलाइजेशन। तो सी विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध का स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री पर जमा कर यीस्ट द्वारा आंशिक किण्वन फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो पोषक पदार्थ ही। नंबर 20 है मित्रों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इससे संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक नागरिकों को पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है 21वां, ध्रुव तारा कहा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर और सही विकल्प है ए। जो तारा ठीक हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 और 1985। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह उन राज्यों में सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां तथा औरंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, फूलों की घाटी अवस्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है या घोषित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। 306, 275, 206 और 175। सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आप पूछा गया है, जनरल क्वेश्चन है, यह आपको आता भी होगा। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 25, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, सही ऑप्शन सी है।
ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हम यहाँ पर जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। तो इसकी जो एक समीकरण है वो दे रखी है। H2O ऊर्जा निकलती है और 2H आयन और आधा अणु जो है ऑक्सीजन का निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न अणुओं की संचित ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 तथा H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में अमुक्त हाइड्रोजन आयन निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट NADP अणु का अपचयन करके NADPH2 अनॉक्सीकृत बनाते हैं। तो 2H आयन प्लस NADP मिलकर बन गया NADPH2, अपचयन हो गया यहाँ पर। अतः प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल यानी H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, LPG के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मायमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सत्य नहीं है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों के द्रवीभूत करके सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंधरहित होता है। अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकप्टेन C2H5SH नामक पदार्थ मिलाया जाता है। LPG गैस उच्चतम ऊष्मायमान यानी 55,000 किलो जूल पर kg रखती है। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और सबसे गर्म भाग होता है। प्रश्न नंबर 28, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यह किसने कहा था। अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंडले और रॉबर्ट हुक। तो बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीच प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। प्रश्न नंबर 29 है, मकर रेखा का एक डायरेक्शन दे रखा है, कितने अंश पर है। 23.5 नॉर्थ साइड, 23.5 साउथ 23.5 डिग्री और 23 डिग्री साउथ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, ये सबको आपको मालूम है। तो बी ऑप्शन सही है, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो सके। और यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो अपलोड होती ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।